हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल विज्ञान इंस्टीट्यूट। हम आ चुके हैं अपने एक और न्यू वीडियो के साथ और आज के हमारे इस वीडियो में हम जो है अपने मराठी स्थूल वाचन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं मराठी के स्थूल वाचन से जो कि आपका है मोठे होत असलेले मुलांनो, जो कि आपका फर्स्ट यूनिट का स्थूल वाचन है, उसके साथ हम स्टार्ट करेंगे। ओके, इस वीडियो में मैं आपको पूरे स्थूल वाचन का अच्छी तरह से एक एक्सप्लेनेशन दूंगा, ट्राई करूंगा जितना कम से कम टाइम में हो सके पूरा स्थूल वाचन का एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। प्लस एट द एंड उसके क्वेश्चन आंसर्स भी हल्का फुल्का मैं डिस्कस कर लूंगा, जो मैंने ऑलरेडी पीडीएफ बना के रखा है तो आपको मैं दिखा दूंगा। आपको वहां से स्क्रीनशॉट वगैरह क्लिक करके रखना होगा तो आप वो भी कर सकते हो ताकि आप वहां से डायरेक्ट आंसर्स याद कर सको। स्थूल वाचन में डायरेक्टली आपको जो है 3 मार्क्स के लिए ये एग्जाम में आता है, यानी एक क्वेश्चन 3 मार्क के लिए, ऐसे 3 क्वेश्चंस आते हैं। एनी 2 आपको अटेम्प्ट करना होता है 6 मार्क के लिए। ओके, सो स्थूल वाचन आपको लर्न करना होता है। आप इसमें ऐसा नहीं ना कोई पैसेज आता है ना कुछ, आपको डायरेक्टली इसको लर्न करके ही डायरेक्ट एक क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना होगा, डायरेक्ट उसका आंसर लिखना होगा। ओके, सो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सो सबसे जो पहला आपके सामने जो स्थूल वाचन है वो है मोठे होत असलेले मुलांनो, और ये स्थूल वाचन को लिखा है डॉक्टर अनिल काकोडकर। इनका जन्म हुआ है 1943 यानी 1943 में जो है इनका बर्थ हुआ है। भारतातील सुप्रसिद्ध अणुशास्त्रज्ञ, भारतीय अणु ऊर्जा मंडळीचे माजी अध्यक्ष, भारत सरकारचा पद्म विभूषण पुरस्काराने सम्मानित, यानी ये इनकी कुछ उपलब्धि है जिसके बारे में बात की गई है कि इन्हें सरकार की तरफ से पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है। देन ये जो अणु ऊर्जा मंडली है उसके जो है ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ओके, सो ये सारी चीजें उनके बारे में बताई गई है। ये जस्ट एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। अपने को अनिल काकोडकर के बारे में बताया जिनसे अपने को कुछ इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है बिकॉज वहां से कोई चीजें आने वाली नहीं है। सो आता हूं मैं, जो सेकेंड पैरा है आपके टेक्स्ट बुक का, ये सेकेंड पैरा के अंदर बेसिकली आपको जो है पूरा का पूरा चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है कि ये चैप्टर जो है किस चीज से रिलेटेड है। ओके, चलो आओ देखो। मोठे होत असलेले मुलांनो, उद्देश डॉक्टर काकोडकर यांनी हे पत्र लिहिले आहे। त्यांचे बार्क मधील अनुभव मुलांचे भाव विषय निश्चित समृद्ध करतील। कुठल्याही मोठ्या कामाची सुरुवात असंख्य छोट्या छोट्या कामामधून होत असते, म्हणून कोणतेही काम कमी दर्जाचे न मानता ते करायचे सवय ठेवावी, तर मोठे कामांना करताना अडचणी नाही येत नाहीत, असा संदेश या पाठात देतात। देखो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो मोटे होत असलेले मुलांनो, ये जो चैप्टर है जिसके जो अनिल काकोडकर ने लिखा है, इस चैप्टर में ये बेसिकली ये एक पत्र है। ओके, ये एक पत्र इन्होंने लिखा है और यहाँ पे मतलब ये जो बार्क है, बार्क आप लोगों को पता होगा, बार्क आप सभी लोगों ने सुना होगा, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है। अभी मेरे को कमेंट में बताओगे कि बार्क ये जो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये कौन से स्टेट में है। ओके, चलो कमेंट में मेंशन करो कौन से स्टेट में है। सो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जो इनकी एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो सारी चीजें जो है यहाँ पे वो अपने स्टूडेंट्स को बता रहे हैं, जिससे कि उनके स्टूडेंट्स को भी कुछ चीजें जो है सीखने मिले। कुठल्याही मोठ्या कामाची सुरुवात, यानी कोई भी अगर बड़ा काम है तो किसी भी बड़े काम की शुरुआत जो है अनेक छोटे छोटे यानी बहुत सारे असंख्य छोटे छोटे कामों से, यानी अगर आपको कोई बड़ा काम करना है तो उस बड़े काम को करने से पहले आपको बहुत सारे छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे जिससे कि वो बड़ा काम एट द एंड सक्सेसफुल हो पाए। ओके, सो उसी के बारे में बात की गई है कि बहुत जितने भी बड़े बड़े काम अगर किए गए हैं तो उसके लिए बहुत सारे छोटे छोटे काम करने पड़े, देन वो जाके वो बड़ा काम जो है सक्सेसफुल हो पाया है। ओके, सो ये सारी बातें बताई गई है। म्हणून कोणतेही काम कमी दर्जाचं न मानता ते करायचे सवय ठेवावी, तर मोठे कामाला करताना अडचणी येत नाही, यानी किसी भी काम को छोटा नहीं मानना चाहिए, छोटे दर्जे का नहीं मानना चाहिए, और अगर ये सवय यानी ये आदत हमारे अंदर होगी तो ही हम बड़े से बड़े काम को आसानी तरह से कर सकते हैं, ऐसा संदेश या पाठात देतात, यानी ऐसा संदेश है इस लेसन के अंदर अपने अनिल काकोडकर जी जो है हमें दे रहे हैं। ओके, चलो आज चैप्टर के ऊपर आ जाते हैं। मोटे होत असलेले मुलांनो, यानी बढ़ते हुए बच्चों, यानी जो बच्चे आप लोग बड़े हो रहे हो उनके लिए ये लेटर है जो कि अनिल काकोडकर ने लिखा है। और इस लेटर के अंदर यहाँ पे उन्होंने 2 अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं। उन दोनों एक्सपीरियंसेस को हम ध्यान से देंगे बिकॉज इन्हीं चीजों के रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा, और जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको आंसर्स लिखना पड़ेगा, और लर्न आप तभी कर पाओगे अच्छी तरह से जब आपको उसकी बारे में समझी होगी चीजें। ठीक है, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, कुछ घुमा फिरा के भी क्वेश्चंस आएंगे, तो आप तभी उन चीजों को लर्न कर पाओगे इजिली जब आपको चैप्टर के बारे में पता होगा कि क्या बातें हुई है। ओके, चलो या पत्रातून मी तुम्हाला माझे बार्क मधील 2 अनुभव सांगणार आहे, यानी इस पत्र के जरिए मैं आप लोगों के सामने मेरे बार्क में यानी बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में मेरे यानी मैं जब भी मुझे ये सारे वर्ड्स यूज करूंगा तो आप समझ जाना कि जो है मैं अनिल काकोडकर की बात कर रहा हूं, क्योंकि इस पूरे जो स्थूल वाचन के नरेटर है वो अनिल काकोडकर खुद है।
तो मैं आप लोगों को 2 अनुभव बताने वाला हूं. मला खात्री आहे माझे हे 2 अनुभव तुम्हाला अधिक अभ्यास करून तुमचा भूमिका निश्चित करायला मदद करते. यानी मुझे ये बात समझ के या मुझे ये बात सोच के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मेरे ये 2 अनुभव के जरिए, यानी मेरे इन अनुभव के जरिए आप लोगों को किसी न किसी तरह से हेल्पफुल होगा और आप लोगों को समझ में आएगा कि आपको लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, डिसिजन्स वगैरह कैसे लेना है. ओके, तर मुलांनो आधी मी माझे 2 अनुभव सांगतो. तो मैं आप लोगों को मेरे 2 अनुभव के बारे में बताता हूँ. हे दोन्ही अनुभव मी कॉलेज संपवून बार्क मध्ये ट्रेनिंग स्कूलला गेलो तेव्हाचे असते. यानी ये दोनों जो अनुभव मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ, ये दोनों अनुभव मेरे कब के, जब मैं अपना ट्रेनिंग स्कूल मतलब मैंने जो अपना कॉलेज कंप्लीट करके जब मैं ट्रेनिंग करने गया था, इंटर्नशिप एक तरह से आप बोल सकते हो, जो वो करने गए थे. कहाँ पे? बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में. वहाँ पे वो चीजें सीखने गए थे. तो उस समय पे उनके ये दोनों अनुभव हुए और उसी के बारे में जो है ये पूरी स्टोरी है. अरे हो, बार्क म्हणजे काय असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल तो आप लोगों के मन में ये प्रश्न आया होगा कि बार्क का मतलब क्या, बार्क ही क्या है. सांगतो. बार्क हे बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर म्हणजे बाबा अणुसंशोधन केंद्र या नावाचे लघुरूप आहे. लघुरूप का मतलब होता है एब्रिविएशन. ओके, लघुरूप का मतलब है एब्रिविएशन. यानी बार्क का मतलब है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और उसी को कहते हैं बाबा अनुसंशोधन केंद्र, और ये जो है इस चीज का लघुरूप है. यानी बार्क जो है ये एब्रिविएशन है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का. होमी बाबा यांनी भारतातील अनुसंशोधनाचा पाया घातला. यानी होमी बाबा जो है इन्होंने इंडिया में जो है अनुसंशोधन यानी जो है एक्सपेरिमेंट्स और एटॉमिक एनर्जी ये सारी चीजों की शुरुआत की थी. पाया घातला यानी एक तरह से बेस बनाया था. मग त्यांचा नाव या संस्थेला दिले आहे. इसी वजह से जो है इनका नाम जो है बाबा डॉक्टर होमी बाबा का नाम इस संस्था को ऑर्गेनाइजेशन दिया गया है. तर बार्क संस्था आता प्रचंड मोटी आहे. यानी आज अगर आप जानोगे, यानी आज अगर जितना भी अगर आप नाम सुनोगे, तो आज बार्क की जो संस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है, काफी ज्यादा जो है इसका नाम हो चुका है. पण मी तिथे ट्रेनिंग स्कूलला गेलो तेव्हा ही संस्था शुरू होऊन जेमतेम 7 वर्ष झाले होते. यानी राइटर ये कह रहे कि जब मैं इस संस्था में गया था तो इस संस्था को शुरुआत किए बस मुश्किल से यानी लगभग 7 साल जो है हुए थे. आम्ही जवळपास 100 मुले मुली होते. यानी हम लोग लगभग 100 जो है स्टूडेंट्स थे, लड़के लड़कियां मिला के. मी ट्रेनिंग स्कूलला असताना होमी बाबा 3-4 वेळा आले होते. यानी जब अपने अनिल काकोडकर जी ट्रेनिंग स्कूल में यानी वहाँ पे सीख रहे थे, तो उस समय पे डॉक्टर होमी बाबा वहाँ पे 3-4 बार जो है उनका विजिट हुआ था. प्रचंड स्फूर्तिदायक व्यक्तिमत्व होते थे. यानी उनका जो बोलते ना कैरेक्टर और उनका जो एटीट्यूड वो बहुत ही ज्यादा स्फूर्तिदायक यानी बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक था. एकदा आम्ही त्यांना विचारले, आम्ही इतके मुले मुली आहोत पण सर्वांना पुरेल इतके कामे कुठे आहेत इथे. यानी एक बार जब इन्हीं 2-3-4 जो विजिट इन्होंने किया था, तो उन्हीं में से एक विजिट में जो अनिल काकोडकर और उनके फ्रेंड्स उन्होंने डॉक्टर होमी बाबा को ये सवाल पूछा था कि हम लोग इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, क्या इतने स्टूडेंट्स के लायक इतना सारा काम यहाँ पे अवेलेबल है क्या. हे ते म्हणाले, तुम्ही त्याची काळजी का करता. तुम्ही सर्वजण संशोधन करत राहा. त्यासाठी सरकारला खर्च किती येतो याचा आता विचार करू नका. मात्र एक करा, तुम्ही स्वतःचं काम स्वतः निर्माण करा. यानी जब ये सवाल हमने यानी अनिल काकोडकर ने डॉक्टर होमी बाबा को पूछा था कि हम लोगों को इतना काम मिल पाएगा, इतने लोग है, इतना लोग हम लोग हैं, तो इतना काम है क्या यहाँ पे. तो डॉक्टर होमी बाबा ने क्या जवाब दिया था कि तुम लोग जो है संशोधन करें, तुम लोग एक्सपेरिमेंट करो, तुम लोग खुद का काम खुद निर्माण करो. ऐसा सोचिए कि आपको काम बताएगा. तो और सरकार को इस सारे एक्सपेरिमेंट के लिए जो भी चीजें लोग कर रहे हैं इसके लिए कितना खर्चा आएगा, क्या आएगा, उसका सोचने का जिम्मेदारी जो है आप लोगों का नहीं है. आप लोगों को उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है. उसके लिए हम लोग है. आप लोग बस एक ही काम करो, आप लोग खुद का काम खुद निर्माण करो और बस संशोधन करते रहो. आपण काय काम करायचं हे तुम्ही स्वतः ठरवा. आपको क्या काम करना है तुम्ही तुम लोग जो है खुद ही डिसाइड करो. बॉसने सांगितले तेवढेच काम करायचे आणि सांगितले नाही तर आपल्याला कामच नाही असे समजायचे, हे चूक आहे. ही प्रवृत्ति गेली पाहिजे. यानी बॉस ने जितना बोला है उतना ही करना चाहिए, और अगर नहीं बोला तो शांति से बैठो, टाइम पास करो. ये जो एटीट्यूड है, प्रवृत्ति यानी ये जो बिहेवियर, ये एटीट्यूड जो है ये बहुत ही गलत है. चूक यानी बहुत ही ज्यादा गलत एटीट्यूड है, और ये प्रवृत्ति यानी ये जो आदत है ये छूटना ही चाहिए. बाबांनी सांगितलेल्या हा मुद्दा माझ्या मनावर कोरला गेला आणि मुलांनो स्वानुभवानं सांगतो, एकदा हे लक्षात आलं ना तर स्काय इज द लिमिट. तो यहाँ पे जो है अनिल काकोडकर ये कह रहे कि
ने जो मुझे बात कही थी, ये मेरी बात मेरे मन में लग गई थी और अनिल काकोड़ कह रहे हैं कि मैं अपने स्व अनुभव यानी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जिस दिन आपने ये बात समझ ली ना कि आपको अपना काम खुद निर्माण करना है और आपको किसी की बात सुन के या किसी का मतलब जिसने बोला है इतना ही करना तो उतना करके नहीं ठहरोगे, यानी एक इनोवेटिवनेस आपके अंदर होनी चाहिए कि आप किस तरह से इनोवेटिव काम कर सकते हो और किस तरह से अपनी उपलब्धियां बढ़ा सकते हो और अपना इंपॉर्टेंस उस जगह पे बढ़ा सकते हो। ओके, सो ये चीज जिस दिन आप समझ गए उस दिन स्काय इज द लिमिट। बोट दोनों चालवणे किंवा दिशा दाखवणे हे पहिल्या 8-10 वर्षासाठी ठीक आहे, आवश्यक आहे, पण अंतिमात स्वतःला सक्षम करता आले पाहिजे, ऊर्जा मिळत आली पाहिजे आणि स्वतःचे मार्ग शोधला आले पाहिजे। यानी इनिशियली मान लो अगर आपको कोई बोट चलाना है, इनिशियली कुछ सालों तक जो है आपको हेल्प कोई करेगा, बट एक टाइम आने के बाद ऐसा हो जाएगा कि आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि आपको वो नाव किस दिशा में लेके जानी है, आपको वो नाव कैसी चलानी है। बिकॉज शुरुआत के समय में उसको धक्का देना और हेल्प करना वो जरूरी भी और करना भी चाहिए, बट एक टाइम के बाद ऐसा हो जाना चाहिए कि आपको खुद ही समझ में आनी चाहिए कि वो चीजों को किस तरह से आप टैकल करो। ओके, ऐसा जो एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने दिया है, इस चीज से आपको क्या मिलेगी, एक तरह से आपको खुद से कोई काम करने का जो है एक बोल सकते हो कि एक आदत, एक हैबिट, सारी चीजें क्रिएट होगी और आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी जिससे कि आप अपने काम खुद कर सको और आप सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हो। ओके, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे। ओके, चलो आता दूसरा अनुभव सांगतो और अब मैं जो है आप लोगों के सामने अपना सेकंड एक्सपीरियंस रखता हूं। तो पहला एक्सपीरियंस इन्होंने ये रखा कि किस तरह से जो है उनका जो मीट हुआ यहाँ पे अनिल काकोडकर का डॉक्टर होमी बाबा से, तो जब वो उनसे मिले तो उनका क्या एक्सपीरियंस था, होमी बाबा ने उनको किस तरह से एक बहुत ही महत्वपूर्ण, आप ये बोल सकते हो कि सलाह दी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य दिया उनकी जिंदगी का जो उनको बहुत ज्यादा काम आया और वही उद्देश्य अनिल काकोडकर ने हमें भी बताया। ठीक है, अब आ जाओ दूसरा अनुभव देखते हैं। आता दुसरा अनुभव सांगतो, ट्रेनिंग स्कूल मधील प्रशिक्षण संपूर्ण मी बार्क मध्ये इंजिनियर म्हणून जॉइन झालो। यानी अपने अनिल काकोडकर ये कह रहे हैं कि दूसरा अनुभव में ये है कि जब मेरा ट्रेनिंग स्कूल खत्म हो गया था, मेरा ट्रेनिंग वगैरह पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, तो मैं उसी बार्क संस्था में एज अ इंजिनियर जो है जॉइन हो गया था। तेव्हा तिथे मेटलायझिंग प्रक्रियावर मला काम करायला सांगण्यात आले। आमच्याकडे त्यासाठी यंत्र सामग्री होती पण कोणतीही ती वापरली नव्हती, म्हणून मी म्हणालो मी यावर काम करतो पण यासाठी मला एक वेल्डर व एक फोरमैन यांची गरज आहे। ठीक है, तो यहाँ पे उनको मेटलाइजिंग प्रक्रिया यानी किस तरह से मेटल्स को पिघलाया जाता है, उनको शेप्स दिया जाता है, ये सारी चीजों के ऊपर जो है उनको काम करने को जो है दिया गया, किसको, अपने राइटर अनिल काकोडकर को। और वहां पे वो काम करने से रिलेटेड मतलब मेटलाइजिंग के ऊपर काम करना, मेटलाइजिंग प्रक्रिया के ऊपर काम करना, तो उसके इक्विपमेंट्स इनके पास सारे अवेलेबल है, बट उन इक्विपमेंट्स को चलाने वाले कोई लोग नहीं है। तो जब इनको वो काम दिया गया कि आपको मेटलाइजिंग से रिलेटेड काम करनी है, तो अपने जो राइटर है उन्होंने सबसे पहला डिमांड रखा कि उनको जो है वो इस पर्टिकुलर काम करने को रेडी है, बट ये काम करने के लिए उन्हें एक वेल्डर चाहिए। वेल्डर यानी जो किस तरह लोखंड वगैरह जोड़ के एक प्रॉपर आप बोल सकते हो कि शेप का कोई लोखंड बना सकता है, वो एक फोरमैन यांची गरज है। फोरमैन यानी एक हेल्पर की जरूरत है इन्हें, किन्हें, डॉक्टर अनिल काकोडकर को। ऐसा इन्होंने जैसे उनको काम मिला करने को, तो ऐसा उन्होंने मांग रखा सबसे। तेव्हा मला सांगण्यात आला तुला आता काहीच मदत मिळणार नाही, तुला स्वतःलाच सर्व काम करावे लागेल। यानी जैसी मैंने ये मांग रखी थी ना, तो मुझे ये कहने को है कि तुझे जो है अभी कुछ भी नहीं मिलेगा, तुझे जो भी करना है, जैसा भी करना है, तुझे सारे काम जो है खुद ही करने पड़ेंगे, तुझे किसी चीज की हेल्प नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, जो भी काम है खुद ही करना पड़ेगा। वरिष्ठांची आज्ञा म्हणून मी सुरुवात केली आणि बरीच धडपड करून ते कामे पूर्ण केली। यानी वरिष्ठ यानी सीनियर के ऐसा ऑर्डर था, इसलिए मुझे जो है खुद ही करना पड़ा सारा काम। मैंने बहुत ज्यादा मशक्कत करके, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके फाइनली अपने काम को पूरा किया। मग त्यांनी त्या कार्यक्रमाची व्याप्ति वाढवली, यानी उस जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मेरे को मिला था उसका जो है टाइम जो लोग ने बढ़ा दिया। हे करूया ते करूया असे बरेच काय म्हणाले आणि मग विचारले आता सांग तुला काय पाहिजे। और जब उन्होंने मेरा टाइम बढ़ा दिया, एक हद तक मेरा काम हो चुका था और उन्होंने बोलते कि एक डेडलाइन होता है कोई भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो वो डेडलाइन का डेट बढ़ा दिया था। देन वो लोग भी मुझे सजेशन दे रहे थे कि ऐसा, वो लोग यानी कौन, राइटर के सीनियर, अनिल काकोडकर के सीनियर, वो भी सजेशन दे रहे थे, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। और ये सारा सजेशन देते हुए उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि अब तू बता तुझे क्या चाहिए, तुला वेल्डर मिळेल, फोरमैन मिळेल, आणखी जे हवे ते सर्व मिळेल। यानी मेरे सीनियर्स ने ये बोला कि तुझे वेल्डर मिलेगा, तुझे फोरमैन मिलेगा, हेल्पर मिलेगा, जो भी चाहिए, और इसके अलावा भी जो भी चीज चाहिए तुझे हर चीज की मदद मिलेगी। यावर मी म्हणालो, जब मेरे सीनियर्स ने ये बोला तो मैंने उसके ऊपर क्या जवाब दिया, आता मला काहीच नको,
मी स्वतः सर्व करेन, यानी इस पे मैंने भी थोड़ा सा एक अकड़ के आप बोल सकते हैं, या फिर बिकॉज उन्होंने सारे काम खुद कर लिए तो अब उन्हें किसकी जरूरत ही क्या है, तो इसीलिए जो है अपने अनिल काकोडकर बोला कि मुझे अब किस चीज की जरूरत नहीं है, मैं सारे काम जो है खुद ही अब कर सकता हूँ, तेव्हा ते म्हणाले. और उस पे वो लोग ने क्या कहा, काम शुरू करण्याआधीच लोक काय करतात आणि या वृत्तीमुळे, वृत्ती आणि ॲटिट्यूड, आतापर्यंत ते काम झाले नव्हते म्हणून आम्ही तुला वेल्डर व फोरमैन द्यायला नाही म्हणालो होतो. तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सीख और बहुत ही अच्छा एक सलाह जो है यहाँ पे इनके सीनियर्स ने, अनिल काकोडकर के सीनियर्स ने उनको बोला. क्या बोला उन्होंने, ये बोला कि काम शुरू करने से पहले ही जो लोग होते हैं वो 50 मांग रख देते हैं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसे. और एक बार उनको सारी चीजें मिल जाती है ना, देन वो लोग काम करते नहीं, कहीं ना कहीं एक आलस आ जाता है, कहीं ना कहीं एक वो जो आदत होती है ना वो बहुत खराब होती है. इसीलिए जो है उनके सीनियर्स कह रहे हैं कि इसलिए हम लोगों ने तुझे कोई भी चीज देने से मना किया और तुझे हर चीज के लिए मना किया कि तुझे कोई चीज नहीं मिलेगी. मात्र आता तुझ्या हाताखाली पाहिजे तेव्हा लोक घे, आता ते तुझे ऐकतील, कारण त्यांनी पाहिले तू हे करू शकतोस आणि आता हेही लक्षात घे की एकटा मानून जास्त काम करू शकत नहीं. यानी अब यहाँ पे उनके सीनियर्स ने बोला कि अब तुझे जो है अपने हाथ के नीचे यानी अपने अंडर में जितने लोगों को लेना है और सभी लोगों को बिंदा सिलेक्ट कर ले, उनको अब ये भी समझ में आ चुकी काम कर सकता है, बिकॉज तूने अपने आप को प्रूफ कर दिया ऑलरेडी कि तू ये चीज कर सकता है. तो अपने नीचे जिसको भी तुझे लेना है, जितने भी लोग चाहिए उन लोगों को बिंदास ले अपने अंडर में. और ये भी हमेशा अपने दिमाग में ये बात फिट करके रख ले, ऐसा सीनियर्स कह रहे हैं कि अपने दिमाग में बात फिट करके रख ले कि एक अकेला इंसान ज्यादा काम कर नहीं सकता है. थोडक्यात ज्यादा काम नहीं कर सकता. थोडक्यात काय तर तुम्ही करू शकतो हे आधी दाखवला, मग इतरांना काम सांगा. यानी एक ब्रीफली एक तरह से अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूँ, हाँ मैं वो चीज कर सकता हूँ. जब तक आप उस चीज को प्रूफ नहीं करोगे तब तक आपको कोई अपॉर्चुनिटी कैसे देगा. अगर मान लो कल को अभी अब जैसे ये लेक्चर सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो मैं ले रहा हूँ लेक्चर, प्रशांत सर ले रहे, नीरज सर ले रहे, हम यहाँ पे किसी और बंदे को ऐसे लाके, इवन महेश सर भी ले रहे, तो हम किसी को भी ऐसे लाके यहाँ पे खड़ा नहीं कर सकते कि हाँ चल रिकॉर्ड ले ले. वो पहले इंसान को हमें हमारे सामने उसको प्रूफ करना पड़ेगा ना कि हाँ वो पढ़ा सकता है, वो उस लेवल का कंटेंट डिलीवरी कर सकता है, उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हाँ अगर वो लेक्चर में मैं यहाँ पे खड़े कर रहा हूँ और पूरा यूट्यूब ओपन प्लेटफॉर्म सब उसको देख रहे हैं, उसका कंटेंट देख रहे हैं, तो वो कंटेंट दिखाने लायक है. जब तक मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक मैं इसको अपॉर्चुनिटी थोड़ी देंगे हम लोग ऐसे ही कि डायरेक्ट आ दिया यूट्यूब पे वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. सेम सिचुएशन यहाँ भी है. उसी तरह से यहाँ पे उसके सीनियर्स कह रहे हैं कि जब तक आप बताओगे नहीं, जब तक अपने आप को प्रूफ नहीं करोगे, तब तक हम कैसे मानेंगे कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है. एक बार अपने आप को प्रूफ कर देना, आप दूसरों को बोलो तो आपको इजिली जो है वो मतलब लोग भी आपकी बात मानेंगे, बिकॉज उन्होंने आपका देखा हुआ है कंटेंट के कैसा है. अभी मैं लैंग्वेजेस लेता हूँ, लैंग्वेज लीड करता हूँ, सोशल लीड करता हूँ, तो लोगों ने मेरे को देखा है कि मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ. देन मैं किसी को भी सजेशन अगर दे रहा हूँ, किसी टीचर को, जो भी हमारा टीम मेंबर्स है और भी जो मेंबर्स है, उनको अगर हम कुछ सजेशन देते हैं तो वो हमारी बात सुनते हैं. क्यों सुनते हैं? बिकॉज उन्होंने देखा हुआ है कि हमारा नॉलेज क्या है, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वो चीजें पता है. तो वो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है. आपल्याला येत नसताना दुसऱ्यांना काम सांगणे योग्य नाही. यानी खुद को तो आता नहीं है और बस दूसरों को सिखाते रहना, ये जो है आदत खराब है, ये चीज सही नहीं है. हा धडा त्या दुसऱ्या अनुभवातून मी शिकलो. धडा यानी लेसन. ये लेसन जो है मैंने उस दूसरे अपने एक्सपिरियंस से सीखा. तर मुलांनो, जवळपास 50 वर्षापूर्वीचे हे दोन अनुभव मला आजही खूप महत्वाचे वाटतात. यानी ये जो राइटर है अपने अनिल काकोडकर, वो ये कह रहे हैं कि सो बच्चों स्टूडेंट्स, आज ये दोनों अनुभव हुए मुझे लगभग 50 साल हो गए, बट ये दोनों अनुभव आज में मुझे अपने लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है. बिकॉज एक अनुभव ने मुझे ये सिखाया कि किस तरह से काम करना है, दूसरे अनुभव एक अनुभव ने मुझे ये सिखाया कि किस तरह से काम करना है, और दूसरे अनुभव ने मुझे ये सिखाया कि काम करते वक्त हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए. यातील आशय तुम्ही आताच नीट समजून घेता तर मोठे होण्याच्या प्रक्रियेत तुम्हाला त्या फायदा होईल याची मला अच्छी तरह से समझ में आया होगा. अब इसके रिलेटेड कुछ आंसर्स है. आंसर्स मतलब आप बोलोगे सर इसमें आंसर्स कैसे आते हैं, तो आंसर्स इसमें ऐसे आते हैं कि अगर आप देख सकते हो यहाँ पे बोला गया है टीपा लिहा किसके ऊपर, बार्क. यानी आपको टिप्पणी लिखनी है, एक तरह से शॉर्ट नोट आप बोल सकते हो इसको. तो आपको शॉर्ट नोट लिखना है किसके ऊपर, बार्क के ऊपर. अब बार्क क्या है उसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा डॉक्टर होमी बाबा से रिलेटेड. देन स्काय इज द लिमिट ही परिस्थिती केव्हा निर्माण होऊ शकतो हे पाठाच्या आधारे लिया. यानी आपको लेसन के रेफरेंस डालने पड़ेंगे और बताने पड़ेंगे कब स्काय इज द लिमिट. आपको याद
तो स्काइज द लिमिट कैसे क्रिएट होता है जब आपको चीजें आती हो, ठीक आहे. मेटलायझिंग प्रक्रियेवर काम न होण्यामागची कारणे कोणते असावीत असं तुम्हाला वाटते, यानी जो मेटलायझिंग प्रक्रिया जो सिचुएशन था उस पे काम नहीं होने का क्या रीजंस था, ये आता है. ठीक है, आदि के लिए मंग सांगितलं यानी पहले करके दिखाओ, बग उसके बाद दूसरों को जो है सुझाव दो, या उत्कृतिचा यथार्थ स्पष्ट करा, यानी इस स्टेटमेंट का जो है इंपॉर्टेंस हमको बताइए. ओके, प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकवणे हे अधिक प्रामाणिकपणे असते, हे विधान स्व अनुभवातून स्पष्ट करा, यानी ये एक तरह से पर्सनल. ठीक है, सो ये आपके सामने जो है मैंने कुछ क्वेश्चंस बोले और ये क्वेश्चंस के मैं आंसर्स आपके सामने ला रहा हूं. ओके, सबसे पहले पूछा गया था बार्क से रिलेटेड, तो बार्क का मैं यहाँ पे देखो लिखा है कि बार्क म्हणजे BARC म्हणजे बाबा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर हे लघुरूप आहे. बाबा ॲटॉमिक रिसर्च ग्रुप आहे. बार्कला मराठीत बाबा अणुसंशोधन असे म्हणतात. डॉक्टर होमी बाबा हे भारतातील थोर शास्त्रज्ञ होते. त्यांनी भारतमध्ये अणुसंशोधनाचा पाया म्हणून म्हणून भारतातील अणुसंशोधनाचा होमी भाभा हे अर्धवर्यू होते, म्हणून त्यांचे नाव अणुसंशोधन केंद्राला दिले आहे. बार्क ही संस्था प्रचंड मोठी व नावाजलेली आहे. ही संस्था अणुऊर्जे संबंधित संशोधनाचे महत्वपूर्ण कार्य आता आज तज्ञात निष्ठेने करीत आहे. यानी इस तरह से ये यहाँ पे आप बोल सकते हो कि आपके सामने ये पूरा टिपा लिया है. देन होमी बाबा से रिलेटेड है, आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रुक रहा हूँ. 5 4 3 2 1. ओके, देन ये होमी बाबा का भी हो गया रहेगा. देन स्काई इज द लिमिट जो आंसर है और मेटलाइजिंग वाला, ये दो आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो. ओके, 5 4 3 2 1. ओके, ठीक है, चलो. तो इस तरह से आपके सामने ये हो गया. लास्ट भी और दो आंसर है. पहले ये आदि के लिए मग सांगितले, या उत्कृष्ट यथार्थ स्पष्ट करा, स्क्रीनशॉट ले लो. 5 4 3 2 1. ओके, लास्ट आंसर, ये शाल वाला छोड़ दो. लास्ट आंसर, प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकवणे व ते अधिक प्रमाणित, यानी हर अनुभव से हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, इसके बारे में बताओ. तो आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स है, नमूना उत्तर है कि कैसा आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो. 5 4 3 2 1. ओके, ठीक है. सो इस तरह से आपके सामने मैंने ये स्थूल वाचन रखा. स्थूल वाचन के क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने आपके सामने रख दिए. पीडीएफ चाहिए तो ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां से आपको पीडीएफ जो है अवेलेबल हो जाएगा. ओके, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच. होप सो आपको ये लेसन जो है समझ में आया होगा. हाँ, एक और चीज, यहाँ पे एक अपठित गद्य आकलन है, ये गद्य आकलन करके लेना, हाँ, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, 2 मार्क के लिए ये है. देन 2 मार्क के लिए यहाँ से ये पूरा इतने पार्ट में से कुछ भी आ सकता है. ठीक है, 2 मार्क के लिए आ सकता है. ओके, सो कर लेना, अच्छा हो जाएगा, आपके फायदे के लिए होगा. ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करो चैनल को, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो. अगर करके रखे तो बेल नोटिफिकेशन दबा के रखो, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती जाए जो भी न्यू वीडियोस हम डालते रहेंगे. ओके, फ्रेंड्स के साथ भी थोड़ा शेयर करो, सबको पता चले कि हाँ, मराठी के भी वीडियो सब चैनल पे आ रहे हैं. सो इस तरह से मैं और भी वीडियोस लाते रहूंगा. ओके, थैंक यू सो मच.